नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा का अगला भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। नीली। उधर से जाती हुई नीली को योगेश बाबू ने बुलाया। मार्ग में बाधा पाकर पिता को देखकर नीली टेढ़ी होकर आंखों से स्नेह बरसाने लगी। सुन, भाव भरे गुप्त मंत्रणा के स्वर से पिता ने बुलाया। नीली गई। योगेश बाबू ने पास बुलाया और हाथ पकड़कर बिल्कुल नज़दीक बैठा स्नेह स्वर से कहा, तू बड़ी बदमाश हो गई है। पीठ पर हाथ फेरने लगे। कहा, कल तुझे खोजा की बाजार ले जाएं, बड़ी मोटर रेलगाड़ी और फुटबॉल खरीदें, परंतु तू मिली ही नहीं। फिर अभ्यस्त आलोचक की दृष्टि से देखते हुए नली मुँह से लगाकर मंद मंद खींचा। मैं दीदी के साथ गई थी, नीली ने कहा। कहाँ? कुमार बाबू के घर। योगेश बाबू का जैसे योग भंग हो गया, पर आसन पर सिमट कर नली फिर हाथ में लेकर बड़े स्नेह स्वर से पूछा। फिर नीली ने दान वाली कथा न सुनी थी, बोली कुछ नहीं। फिर कुमार बाबू की माँ ने जलपान कराया। इसके बाद बाबू कमल के साथ आए, फिर दीदी चली आई। फिर कुमार से कुछ कहा था तेरी दीदी ने? नहीं, कुमार बाबू ने दीदी के लिए कमल से कहा था कि इन्होंने एक दिन मुझे गोरू कहा था। ठीक कहा था, बुला लो अपनी दीदी को। फिर डटकर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर नली मुंह में लगाई। निरुपमा आई और संभल कर एक बगल में बैठ गई। योगेश बाबू देखकर हंसे। कहा, यामिनी कह रहा था मुझे चिट्ठी का जवाब नीरू ने नहीं दिया। उस चिट्ठी का क्या जवाब था? कुछ मेरी समझ में नहीं आया। नीरू सिर गड़ाए नाखून खोंटती रही। योगेश बाबू हंसे। ये तुम्हारे लिए उचित ही हुआ। घर कौन सा है, लोग कितनी बातें कह गए। हमने कहा कुत्ते हैं, कुत्ते भूखने के सिवा जानते क्या? नीरू किस माँ की लड़की है ये मैं जानता हूँ। सॉरी। नीरू हृदय से भरी साहस बांधती हुई सी कमज़ोर पड़ती गई। मामा की जानकारी पर अनेक प्रकार की भावनाएं आने जाने लगी। योगेश बाबू आप ही सोचकर हंसे। बोले, वह हिंदुस्तानी भ्रष्ट कहीं का आवारा। विलायत में कितने चमार डॉक्टर हैं। डॉक्टर होने से कोई किला नहीं फतेह कर लिया। समाज में किस तरह रहना चाहिए ज्ञान नहीं। अकेले आकाश पर जाएंगे। भले एमए हो गए हों, भले आदमियों से मिलते तो जगह मिल जाती छोटी मोटी, खाते पीते मज़े में रहते। नहीं आसमान लेने चले थे, जो कुछ था वह भी उड़ गया, अपने भी पराए हो गए। कोई पानी छुआ नहीं पीता। वह कोई बुद्धिमानी है? जब समाज में मिलने की ताकत नहीं तब उतना ही बढ़ो जिससे मिले रहो। योगेश बाबू सोचकर जोर से हंसे। अब मिला भी वैसा ही समाज। बाप चटर्जी, माँ चमारिन, लड़की नीरू को स्नेह से देखकर नीरू हम कहते हैं ये संसार है, इसमें सब तरह के जीव हैं, कितने बहते हैं, दूर से देखना चाहिए, छूना महापाप। देखो अब दोनों कहाँ जाते हैं। बात यह है कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। कमल की माँ का हाल तो तू जानती नहीं, हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारी तो इच्छा नहीं थी कि कमल घर आए, पर अब दूसरी हवा है, हम लोग बचकर निकल जाएंगे, ये सोचकर हम चुप थे। कहकर गंभीर भाव से कस खींचने में तल्लीन हुए। नीरू के हृदय को चोट पहुंची, कुछ न बोली। कुमार और कमल का संबंध स्थायी होगा ये सोचकर संभलने लगी। पहले उसने गलत सोचा था। मामा का विरोध ठीक नहीं, और भाग्य की बात जो हिंदू घराने में प्रचलित है वह ठीक है। कुमार मुमकिन है सही हो, पर कुमार की ओर बढ़ती हुई उनकी मनोवृत्ति ठीक नहीं है। उसके लिए कुमार के स्वर में सहृदयता नहीं, कैसा कहा पहचाने बगैर गोरू कहा था। सोचती हुई थकी स्वर को भक्तिपूर्ण करके पूछा, मामा आपने मुझे बुलाया क्यों है? वह बात भूल गई थी। इस वक्त यामिनी ने आने के लिए कहा है, रुपयों के लिए। पहली बार कई बार टाल चुकी हो, शायद मजाक में यामिनी को हैरान करने के लिए। क्यों? नौकर ने खबर दी यामिनी बाबू आए हैं, ले आओ। कहकर योगेश बाबू नीरू की ओर देख कर बोले, बड़ी उम्र है यामिनी की, मैंने पहले ये सब ग्रह नक्षत्र विचरवा लिए थे। मुझे किसी ओर से धोखा देना मजाक नहीं। मैंने कहा
और सब बात को होगा। पहले देख लिया जाए कि हमारी नीरू दीर्घ काल तक सुखी तो रहेगी। यामिनी बाबू के आने की आहट मिलने पर वृद्ध गंभीर हो गए। नीरू ज्यों की त्यों शुभ प्रतिमा सी निश्चय और अनिश्चय की कल्पना की डोर छोड़कर अपने भाग्य चक्र को आलोचिका की दृष्टि से देख रही थी। मैं जहाँ बैठी थी वहाँ से खुला आकाश अपनी असीमता को लिए हुए देख पड़ता था। मैं समझ रही थी दृष्टि को घेरे में उतना आनंद नहीं जितना मुक्त आकाश के दर्शन में है। जैसे दृष्टि आकाश में अपनी असीमता प्राप्त कर अपने स्वरूप दर्शन का आनंद पाती हो। सोच रही थी कि छोटे छोटे बंधनों से मनुष्य की इतनी प्रीति क्यों है। इसी समय यामिनी बाबू आए। आकाश ताकती हुई नलिन आंखों की नवीन कांति को एक साथ मुग्ध दृष्टि से देखकर योगेश बाबू को प्रणाम किया। योगेश बाबू के आशीर्वाद देने के समय नीरू ने आंखें फेरी और यामिनी को देखकर उठने को हुई कि योगेश बाबू ने कहा, बैठो, अभी काम है। नीरू की भावना प्राकृत कविता में बदलने के विचार से यामिनी बाबू बोले, आसमान ताकने के दिन अब नहीं रहे। अब तो वायुयान तैयार हो गए हैं। लखनऊ के आकाश में मंडलाया भी करते हैं दर्शक को लिए हुए। क्यों नीरू, वायुयान पर चढ़कर आकाश में रह आओ कुछ देर। योगेश बाबू ने हंसकर सम्मति दी। नीरू का भाव दूसरे समझ गए। पहले सोचकर लजा गई, फिर लज्जा को अपमान जानकर सिर उठाकर कहा, अच्छा तो है, एक दिन चला जाए, नीचे से ऊपर ताकने की जरूरत ही न रह जाएगी। आप ईश्वर से 2 बातें करके पूरा समझौता कर लीजिएगा। बातें योगेश बाबू से कही थी। दूरदर्शी वृद्ध पहले चौंके, पर भांजी को हंसती हुई देखकर मजाक करती समझकर कहा, यह है कि स्वर्ग में नंदनवन, पारिजात, देवदूत और इंद्र की अप्सराएं भी हैं और यमराज भी। तुम लोगों का जाना नंदन विहार है और हमारी यमराज से मुलाकात होगी। डॉक्टर यामिनी बाबू वृद्ध की साहित्यिकता पर मुस्कराए। वृद्ध ने भाव बदलकर कहा, रुपए के मामले में तुम्हारा और इसका टग ऑफ वार जो चला उसमें तुम्हारी हार हुई, क्या कहते हो? जी हाँ, हार तो मेरी हर तरह है। जो तुम स्वयं इससे प्रार्थना करो जिससे इसे कर्ज लेना मंजूर हो, और वह जो कहा था वह भी होना चाहिए। यामिनी बाबू बड़े दूरदर्शी थे रुपए के मामले में। ये रुपया वृद्ध मजे में नीरू के सिर हाथ फेर कर ले रहे थे। वे समझते थे पर बचाने पर सदा के लिए वंचित रहना पड़ता था। नीरू की संपत्ति 30-40 हज़ार रुपये के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। वृद्ध दूसरी जगह नीरू का विवाह ठीक कर सकते हैं। ये सब सोचकर मंजूर कर लिया था। कानपुर में दूसरी जगह उन्हें रुपया मिल सकता था, पर संपत्ति के पुनः हस्तगत होने की संभावना उन्हें इधर प्रेरित कर रही थी। वृद्ध की ओर मुँह करके कहा, मैं तो हाथ जोड़कर हार स्वीकार करता हुआ रुपयों की प्रार्थना करता हूँ। एक लंबी सांस छोड़कर नीरू ने कहा, मैं तैयार हूँ मामा जी, जब और जिस तरह देंगे लेकर दे दूँगी। मैं मामा जी की किसी इच्छा का विरोध नहीं करती। जैसे किसी ने नीरू का हृदय मसल दिया। फिर धैर्य से बैठी रही। अनिच्छा ही संसार की इच्छा है, सोचती रही। वृद्ध ने सुरेश को बुलाया। दिन का 3रा पहर है। रामचंद्र बाहर खेलने गया है। मलिकवा की माँ दोपहर के बर्तन मल रही है। उसने अपने कर्तव्य का स्वयं निश्चय कर लिया है। देहात में अपनी जाति की रीति के अनुसार वह किसी के यहाँ का चौका टहल नहीं कर सकती, ब्राह्मणों के यहाँ का भी नहीं। पर यहाँ ये सोचकर कि अब उसके आगे पीछे कोई नहीं और ऐसे उपकारी ब्राह्मण की सेवा से उसका परलोक सुधरेगा, करने लगी है। उसके लिए और काम भी न था कि क्षण भर जी लगा रहता। इस तरह उसे आत्मा में संतोष होता कि वह अपनी मेहनत की कमाई खाती है। उसकी निगाह बराबरी लिए घर के लोगों से मिलती है। सावित्री देवी पान लगा रही हैं। मुख पर एक चिंता की रेखा खिंची हुई है। कुमार आराम करके उठा, लोटे का ढक्कन खोलकर गिलास में पानी डाला, बरामदे के एक बगल चलकर मुंह धोया, फिर गिलास जगह पर रख तौलिए से मुंह पोंछने लगा। माँ निविष्ट चित्त होकर पान लगा रही थी। देखने लगा। देखते देखते एक अव्यक्त करुणा से ओतप्रोत हो गया। उसकी संपूर्ण स्वतंत्रता माँ की दी हुई है। उसके मनोभावों की अनुकूलता माँ ने की है। सब प्रकार तिरस्कृत होकर भी किसी प्रकार का अभियोग इन्होंने नहीं किया। आज जिस वेदना की छाप इनके मुख पर पड़ी है
उसका निराकरण करे, यह उसका परम धर्म है। वे किसी हार्दिक व्यथा से खिन्न है। कुमार पलंग पर बैठा हुआ सोचता और देखता रहा। माँ के दुख का कारण अनेक प्रकार से जांच करते हुए उसने सोचा, हो न हो मेरे विवाह की यादगार सामाजिक मर्यादा से गिर जाने के कारण माँ को खिन्नता है। सामाजिक मर्यादा की कल्पना से उसे हंसी आ गई। कैसा ढोंग है, और कोई कष्ट तो माँ को है नहीं। अब तो पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छे दिन आ गए हैं। सोचता हुआ अपने को संयत कर, जैसा उसका स्वभाव था, बोला, मैं विलायत न गया होता तो अब तक तुम्हें कुछ कामों से छुट्टी मिल गई होती। माँ पुत्र की बातचीत का ढंग पहचानती थी। समझकर चिंताशीलता के भीतर से हंसकर बोली, हाँ, तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है अभी तक। हाँ, मदद करने वाली नहीं आई, कहकर पुत्र को प्रसन्न मुख छवि से देखती हुई सावित्री देवी पान लेकर उठी। क्या करूं, कोई मिलती ही नहीं, नहीं तो मैं आज घर में लाकर बैठा दूं। माँ मारे आनंद के रंग गई। पान देकर प्रसन्न कंठ से बोली, और जो मिलेगी वह मुझसे दूना काम लेगी। कुमार नहीं समझ सका कि माता ने कमल पर चोट की। पुत्र के मुख पर छाई अज्ञता को पढ़कर मुस्कुराकर माता ने कहा, रामलोचन बाबू की लड़की को पहले पहल तुमने कहाँ देखा था? कुमार कुछ भावुक हो गया। कहा, वह बड़ी लंबी कथा है। वह लंबी कथा इतने से माता के पास संक्षिप्त हो गई। उन्होंने समझ लिया कि निरुपमा और कमल में कौन कुमार के मन के ज़्यादा नज़दीक है। बहकाकर कहा, लंबी कथा है, रहने दो, तुम्हें अभी कमल के यहाँ भी तो जाना है। अपनी प्रसन्नता को हृदय में छिपाकर माँ ने पुत्र को देखा। नीरू क्या फिर आई थी माँ? कुमार ने ओजस्वितापूर्ण आग्रह से पूछा। माँ उतनी ही सहज होकर बोली, ना, फिर तो नहीं आई। कुमार गंभीरता से कपड़े पहन रहा था। इसी समय नीली और रामचंद्र कमरे में आए। कुमार को देखते ही मुस्कुराकर सावित्री देवी की ओर फिर कर ऊंचे गले से नीली ने कहा, दीदी का विवाह आज पक्का हो गया, अगले सप्ताह सोमवार की रात को होगा। सुनकर सावित्री देवी जैसे कुछ चौंकी, पर वह दूसरे की समझ में न आया। कुमार कुछ कह न सका। कपड़े पहनकर धीरे पदों से नीचे उतरा। कमरे में सन्नाटा छाया रहा। धीरे धीरे कुमार नीचे उतरा कि दरवाजे पर चिट्ठी रसा मिला। सावित्री देवी के नाम की एक चिट्ठी थी। माँ के नाम किसकी चिट्ठी हो सकती है? सोचता हुआ कुमार ऊपर चढ़ा। हस्ताक्षर पहचाने हुए नहीं मालूम पड़ रहे थे। ऊपर कमरे के द्वार पर आकर माँ से कहा, आपकी चिट्ठी, कहकर पास खड़ी नीली को बढ़ा देने के लिए दे दी। नीली चिट्ठी हाथ में लेकर उस पर निगाह डालते ही खुश होकर चिल्ला उठी, दीदी की चिट्ठी है। मन ही मन उसने निश्चय किया, दीदी यामिनी बाबू से विवाह नहीं करेंगी, कुमार बाबू से करेंगी, इसलिए चिट्ठी लिखी है। यामिनी बाबू के प्रति मन से उसका पूरा विद्रोह था। खुलकर कह दिया, दीदी यामिनी बाबू को चाहती नहीं, बाबा जबरन विवाह कर रहे हैं। सुनकर खुशी के मारे सावित्री देवी को लिफाफा फाड़ना भूल गया और आनंद के लिए बढ़ी। उसी तरह हाथ में लिफाफा लेकर पूछा, फिर तुम्हारी दीदी किसको चाहती है? नीली कुमार की ओर देखकर मुस्कुराकर आंखें गड़ाकर रह गई। मारे लाज के कुमार का मुंह लाल हो गया। माँ के सामने ऐसी बेहयाई उसे कभी नहीं हुई। उसे चिट्ठी देकर चला जाना था। वह खड़ा रहा। वह अवश्य चिट्ठी का मजमून जानना चाहता है। वह नीरू के हस्ताक्षर भी पहले से पहचानता था, तभी नहीं गया। माँ यही सोचेगी सोचकर और लज्जित होकर नीचे उतरने के लिए चला। माँ ने लिफाफा फाड़ा था, चिट्ठी पढ़ी नहीं थी। मुड़ते देखकर कहा, ठहर जाओ जरा। कुमार खड़ा हो गया। चिट्ठी पढ़कर सावित्री देवी ने कुमार को पढ़ने को दी। लिखा है, माँ आपके मकान मैंने खरीद लिए। विधाता की इच्छा से अगले सोमवार को मेरा विवाह है। विवाह हो जाने पर मैं रामचंद्र के नाम की लिखा पढ़ी करूँगी। शायद इधर समय न होगा। आपकी स्नेह प्रार्थनी नीरू। कुमार ने पढ़कर एक नशे में जैसे धीरे धीरे माँ को चिट्ठी बढ़ा दी, फिर धीरे से नीचे उतर गया। कमरे में वैसे ही सन्नाटा छाया गया। नीली कुछ समझ नहीं पा रही थी, केवल सन्नाटे का अनुभव कर चुप थी। रामचंद्र रह रह कर माँ की ओर देख लेता था। सावित्री देवी फिर चिट्ठी पढ़ने लगी। एकाएक निगाह एक धब्बे पर गई। एक अक्षर फैल गया था। ये स्याही की बूंद नहीं। उन्होंने निश्चय किया,
क्योंकि अक्षर फीका पड़कर फैल रहा है। बरसात के पानी की बूंद नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पढ़ने की संभावना तब है जब पत्र पोस्ट कर दिया जाएगा और इधर उधर लाया भेजा जाएगा या किसी चिट्ठी रसा के हाथ में आएगा। यूँ कमरे में लिखते वक्त झरोके के पास बैठने पर बूंद पड़ सकती है। नीली पास खड़ी थी। कुछ आग्रह से पूछा, तुम्हारी दीदी ने ये चिट्ठी कब लिखी, तुम्हें मालूम है? ना। नीली निगाह से इस प्रश्न पर प्रश्न कर रही थी कि ऐसा क्यों पूछती हो। जरा ठहर कर सावित्री देवी ने फिर पूछा, तुम्हारी दीदी पत्र कहाँ लिखती हैं? अपने कमरे में। झरोके के किनारे मेज है। नहीं, उनकी मेज दीवार के किनारे है। दीवार के किनारे? सावित्री देवी ने निश्चय किया। ये अवश्य आंसू है। किनारे हाशिए के पास है। दाहिनी आंख का है, बाईं का बाहर पड़ा होगा। देखते देखते गंभीर हो गई और पत्र पढ़ने लगी। अगर कुछ समझने लायक अभी छूट रहा है सोचकर। विधाता की इच्छा से कई बार देखा, मनन किया। एक निश्चय के साथ उनकी श्री प्रसन्न हो गई। नीली से बोली, माँ तू मेरी मदद करेगी? नीली ने पूरी सहानुभूति से कहा, हाँ। किसी से कहना मत। नीली ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। आश्वस्त होकर सावित्री देवी ने कहा, अपनी दीदी से कहना रामचंद्र की माँ ने तुम्हारा पत्र पढ़ा है। वे जब तक तुमसे न मिलेंगी जल ग्रहण नहीं करेंगी। कल अवश्य मिले। नीली गंभीर होकर बोली, मैं ले आऊँगी। कमल ढलते दिन के कमल की तरह उदास बैठी है। हाथ में एक पत्र है जिसे बार बार देखती है। रह रहकर बंगले के सामने सड़क की ओर एक ज्ञात आकर्षण से जिसे निगाह फेर लेती है। अभी दिन बाकी हैं, पर प्रतीक्षा करते उसे देर हो गई। जी उब रहा है। एक बार पत्र को पढ़कर झपट से भीतर गई और पैड ले आई। सोचती हुई चिट्ठी लिखने बैठी। क्या लिखे, किस तरह लिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। केवल उत्तेजना बढ़ रही है। पत्र में घटना चक्र ऐसा है जो हर एक स्त्री हृदय में पुरुष के प्रति विरोध भाव उभार देगा। ऐसे ही ओजस्विनी भाषा में वह उत्तर लिखने लगी। मुख्य बात यह है कि वह हर तरह पिता से मदद करने के लिए कहेगी, पर अच्छा ये होगा कि एक बार उसके घर वाले उसके पिता से आकर मिल जाएं। फुर्सत हुई तो इस बीच में वह पत्र लेखिका से साक्षात्कार करेगी। पता लिखकर चिट्ठी लिफाफे में बंद कर दी। फिर सड़क की ओर देखा। कुमार आ रहा था। देखकर खिल गई। उठकर कुछ कदम आगे बढ़कर लिया। कुमार बिल्कुल पास आ गया तो उच्च वसित कंठ से बोली, जनाब ये 2 का समय है। 4 बजने को 15 मिनट हैं। अब कानपुर तो हम लोग चले भी तो बस जाना आना होगा। कुमार कुछ ऐसी उधेड़ बुन था कि उत्तर की नाप तौल वाली हालत से परे था। जैसे साधारण भाव आया, कह दिया तो ना हो होटल में रह जाएंगे। कुमार को न कानपुर जाने की आवश्यकता थी न होटल में रहने की। कमल का प्रस्ताव था एक साथ जरा टहल आने का। उसने एक तरह कह दिया। लज्जित होकर मुंह फेर कर कमल एक पूरे जोर की डिगरी हंसी थी। तब तक कुमार बढ़कर उसी कुर्सी पर बैठ गया। भीतर से बिल्कुल दूसरे का रूप भरा हुआ कुमार के आज के भाव की ओर कमल दूसरे दिनों से अधिक आकृष्ट हो रही थी। आज वह उसकी निगाह में और पवित्र परमार्जित मालूम दे रहा था। आज उसे देखकर उसके हृदय का स्नेह फव्वारा रुकना नहीं चाहता। आज उसमें न जाने कौन सा आकर्षण है कि उसके संग मात्र से जैसे वह ऊपर उठती जा रही है और ऐसी जगह पहुंची है जहां जड़ बंधन का ज्ञान भी उसे नहीं रह गया, केवल आनंद मान रही है। एकाएक इस आनंद के भीतर उद्भावना पैदा हुई। कहा, चलिए एरोड्रम आकाश में उड़ा जाए। घंटी दी। नौकर से मोटर ले आने के लिए कहा। कुमार निर्विकार भाव से बैठा रहा। कमल ने सोचा कानपुर जाना नहीं हुआ, इसीलिए इतना दिल बैठ गया है। ड्राइवर ने गाड़ी सामने लाकर लगा दी। कमल सजी बैठी थी। कुमार से बैठने के लिए कहा। नौकर ने गाड़ी खोल दी। कुमार सामने ड्राइवर के पास बैठा। कमल न जाकर शिष्या की तरह भीतर बैठी। मन में एक प्रश्न उठता रहा, ये यहाँ बैठते तो छूत लगने की भी कोई बात थी। चलते समय नौकर से कागज उठाकर रखने के लिए कह दिया। गाड़ी चल दी। कमल अकेली बैठी रही। ऊपर एरोप्लेन के उड़ने की घरघराहट हो रही थी। कुमार कल्पना के नेत्रों से नीरू का विवाह
देख रहा था। रह रहकर सुबह वाली सूरत, वह फूली लता के भुजों के भीतर का मुख, वह पीछे का सूर्यमंडल, एकटक काली काली बड़ी बड़ी आंखें याद आ रही थी। उस दृष्टि का भाव याद आते ही एक अज्ञात दर्द उठता था। जब जूता पॉलिश करने के लिए गया था, उस समय जिस तेजी से वह उसके सामने गई थी, जिस निर्विरोध अपनाव से उसे देखा था, भीतर से आज उसे पाने के वही भाव कुमार में उठ रहे हैं। पर हाय, यहाँ वह निरुपमा कहाँ? यहाँ तो उसकी छाया है। देखते देखते एरोड्रम आ गया। कमल उतर पड़ी। कुमार का दरवाज़ा खोल दिया। कुमार फिर भी बैठा सोच रहा था। देख कर कहा, सर, स्लीपिंग और थिंकिंग? जनाब सो रहे हैं या सोच रहे हैं? कुमार होश में आ संभल कर लज्जित होकर नीचे उतरा। एरोप्लेन सब अभी आकाश में उड़ रहा था। इसके बाद के जाने वाले गर्दन उठाए देख रहे थे। कमल कुमार के पास ही एक प्रकार सटकर खड़ी थी। बोली, काफ़ी भीड़ होती है, हमें कुछ देर होगी शायद। देखते देखते एरोप्लेन उतरा और कमल और कुमार की आंखों में विस्मय था। नीरू और यामिनी बाबू उतरकर उसी ओर बढ़ रहे थे। अभी इन्होंने न देखा था। निकट आने पर कुमार के साथ कमल को सरल आंखों से नीरू ने देखा। आंखें फेर ली। मुंह फेरने का भाव दोनों के हृदय में अंकित हो गया। कमल ने कुछ देर ठहर कर नीरू से मिलने की अपनी बढ़ती हुई इच्छा को रोक कर यामिनी बाबू को देखा, जैसे मनुष्य किसी कीट को देखता है। उसके साथ कुमार की जल्द होने वाली शादी के भाव की उपेक्षा की दृष्टि से उल्लंघन कर जैसे यामिनी बाबू ने कुमार को देखा। तब तक बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। उपेक्षा के स्वर से कहा, अब जूता पॉलिश करना छूट गया जान पड़ता है। वैसी ही उपेक्षा से कुमार ने कहा, हाँ, तुम्हें उतनी शिक्षा देनी थी वह दे चुका, बाकी जितनी रह गई है वह मैं पूरी कर दूंगी। कमल ने कहा। यामिनी बाबू झेप गए, कुछ मतलब न समझे, तरह तरह के अर्थ करने लगे। मतलब कोई नहीं समझा, पर नीरू खुश हुई। यद्यपि भीतर से अप्रसन्न रही। यामिनी बाबू के साथ खुश आकर कुमार को अप्रसन्न करने की न सोची। एक बार ललित दृष्टि से कमल को देखा, फिर लालित्य में श्रृंगार नहीं, करुणा थी, बेबसी का बयान था। आज कमल सब कुछ समझी। यदि कुमार के लिए उसके भीतर प्यार न होता तो कमल को देखकर उस तरह वह आंखें फेर न लेती। अगर यामिनी को चाहती तो भी नहीं। खुलकर पहले कही बात को याद दिलाना चाहा कि मैंने पहले तुमसे पूछा था और मैं अब भी वही हूँ। तुम्हें बहुत बड़ा भ्रम हुआ। पर वहाँ खड़े इक्के दुक्के आदमियों की तरफ ध्यान गया। फिर यामिनी बाबू के लिए भी सोचा, कुछ का कुछ सोच लेंगे, मुमकिन दर्द पर हाथ जाए, ये अच्छा नहीं। सोचकर कुमार का साथ छोड़कर यामिनी बाबू के संग बढ़ती हुई निरुपमा को एक बगल में बुलाया। नीरू चलने को हुई तो यामिनी बाबू ने स्नेह से कहकर रोका, हमें अब जल्द चलना चाहिए। नीरू, और भी तो बातें हैं। हाँ, जरा बात सुन लो। सलज्ज कहकर नीरू कमल की ओर चली। एक साथ होकर दोनों एकांत की ओर बढ़ती गईं। नीरू एकाग्र हुई पर कुछ न कह सकी। एक बार मैंने तुमसे पूछा था पर तुमने उत्तर नहीं दिया, टाल दिया। मेरी इच्छा होती है मैं भी टाल जाऊं और अच्छी तरह तुम्हारा सर्वनाश देख लूं। नीरू कांप उठी, त्रस्त स्वर से कहा, मैं समझ नहीं सकी। तुम जितना समझती थी मैं उतना ही तुमसे पूछ रही थी, और अगर उतना ही तुम बता देती तो आज इतने बड़े हास्यास्पद नाटक का तुम्हें पार्ट ना अदा करते रहना पड़ता। ये इतनी सहृदय बात थी कि नीरू सत्य की जगह से दुर्बल पड़ गई। ये छिपा सत्य जाहिर हो गया। उसने कहा, मैं खुद अपने मर्ज की दवा के लिए चली थी, पर रास्ते में तुमने बाधा दी। मैंने बाधा दी? कैसी बाधा? तुम कुमार बाबू को प्यार करती हो? कमल आश्चर्य की दृष्टि से नीरू को देखती रही। कहा, प्यार करती हूँ, इसका एक ही अर्थ मेरे पास है, उससे विवाह का कोई ताल्लुक है यह मैं नहीं जानती। दूसरे अलबत्ते यही अर्थ संयोग लेते हैं। नीरू उदास होकर मुरझा गई, फिर एकाएक अपनी प्रभा से चमक उठी। बोली, कुमार बाबू के यहाँ तुम्हें उनके साथ देकर मैंने वैसा ही निश्चय किया था, इसीलिए अपने दर्द की दवा से मैंने अपना हाथ खींच लिया। मैं नहीं चाहती मैं तुम्हारी प्रतिद्वंदिनी बनूं, नहीं तो कुमार बाबू की माँ का जैसा स्वभाव मैं जानती हूँ
वे मुझे अवश्य आश्रय देती। मैंने जानबूझकर ये जहर पिया, मुझे भ्रम था ही वे आश्रय अब भी देंगी। नहीं, तुम्हें स्वयं अपना आश्रय स्थल खोज लिया, ये तुम्हारे योग्य भी है। हृदय से तुमने धोखा नहीं खाया। जिस मनुष्य के साथ तुम आई हो, ये उफ क्या है? फिर बताऊंगी। क्या तुम्हारा विवाह ठीक हो गया? हाँ, नीरू ने डरे हुए गले से कहकर विवाह की तिथि बताई। तो वे तैयारी अवश्य कानपुर से करेंगे और वहीं से बारात भी लाएंगे। हाँ, कब जाएंगे? कल सुबह। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, तुम कुमार बाबू को प्यार करती हो या नहीं? नीरू लज्जित होकर देखने लगी। बोलो। कमल ने जोर दिया। करती हूँ, कुछ बेहयाई से नीरू ने कहा। आह, ओह वाला प्यार, आह ओह वाला प्यार। हाँ, कमल खिलखिलाकर हंसी। तब तक यामिनी बाबू ने बंगला में कुछ उद्दत स्वर से देर हो रही है कहकर नीरू को बुलाया। नीरू ने बिल्कुल स्वतंत्र दृष्टि से देखा। कमल से कहा, उसे कह दूं चला जाए। नहीं नहीं, मज़ा न बिगाड़ो। जब नाटक यहाँ तक हुआ तब पूरा किया बगैर क्यों छोड़ा जाए? यानी और बातें फिर कहूँगी। इस समय निश्चिंत होकर जाओ और इन्हें अच्छी तरह हवा खिलाना। नीरू अभिवादन कर हंसती हुई चली कमल कुमार के पास आई। तो अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा का 8वां भाग। आपको कथानक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।